तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या ये शांति की बात है या धमकी दे रहे हैं? भारत में आई लव मोदी कह सकते हो, लेकिन आई लव मोहम्मद नहीं। अब हद तो ये हो गया कि इस देश में आई लव मोदी बोल सकते बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। अगर आई लव मोहम्मद पर कार्रवाई हो सकती है तो आई लव टैरिफ पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? मजाक नहीं कर रहा। और यह आई लव टैरिफ जो कहा वह खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। That's the most important word. Other than the word tariff, I love tariffs. क्योंकि इंडिया एक डिक्टेटरशिप तानाशाह की ओर बढ़ रहा है, वो कैसे? वो ऐसे कि कोई आई लव मोहम्मद जैसे चीजें कहे तो उसे जेल पहुंचा देंगे। यानी यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच जाए तेल लेने, लेकिन अगर कोई गाली दे, भड़काऊ भाषण दे तो उसे उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर साबित करके संविधान का गला घोट देंगे, यानी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसे जेल नहीं होगी। लेकिन कोई अपने धर्म के प्रति लव और पीस की बात करे, यानी आई लव मोहम्मद कहे तो जेल हो जाएगी। यह क्या हो रहा है देश में? मतलब यहाँ सरकार की दादागिरी देख रहे हो दोस्तों। अगर कोई वोट चोरी जैसे सही मुद्दे पर बात करे तो उस मुद्दे को छोड़कर फालतू चीजों पर ज्यादा बात करेंगे ताकि सही आवाज बंद हो जाए और इन नेताओं की कुर्सी पर कोई आंच न आए। और इतना ही नहीं, अपने हक के लिए आवाज उठाने वाले लद्दाख के सनम वांचू जैसे इंसान को भी जेल पहुंचा देंगे, एंटी नेशनल साबित करके। अगर आप आवाज उठाओगे, अगर इनकी कुर्सी पर आंच डालोगे तो एक बात, एसएससी एग्जाम कंडक्ट ढंग से नहीं कर सकते। 500 से 1000 किलोमीटर दूर सेंटर पड़ता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये जंगल लग रहा होगा, पर जंगल नहीं है। सच्चाई तो ये है, ये एसएससी का एग्जाम सेंटर है। ये देखिए, प्रयागराज से हम 300 किलोमीटर दूर एसएससी का पेपर देने आए थे, कोई साधन नहीं। और अगर कोई इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करे तो ले उसी पर लाठी। गलत मारा जा रहा है सर, गलत मारा जा रहा है सर। जो टीचर्स अपनी बात रखने आए थे उनको उठा करके ले जाया गया। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने। 3 लाख करोड़ का घोटाला है। इसी सेंटर पे 3 दिन से ऐसा ही चल रहा है। जब तक हमारे साथी टीचर्स नहीं आ जाएंगे, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। सरकार बदलनी पड़े, सरकार बदल देंगे। पहलगाम अटैक के बाद भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं रखवा सकते। और इतना ही नहीं, अगर आप सच बोलोगे तो आपको नाली के टंकी के नीचे आपको दबा के मार डालेंगे, तो कहीं आपको नदी के किनारे मार के लाभ फेंक देंगे। वो घड़ा फूट गया, मर के चले गए। एक सीमेंट की टंकी में पैक मिला और एक नदी में 10 दिन का सड़ी हुई लाश के रूप में निकाला गया। उत्तराखंड में पेपर लीक हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठा रहा था। सच बोलोगे तो ऐसे ही तो मरे मिलोगे। जिस देश का प्रधानमंत्री मन से खड़े होकर झूठ बोलता है, उस देश का कोई नागरिक अगर सच बोलेगा तो उसको ऊपर का यमराज नहीं, नीचे के गुंडे मवाली वही यमराज का काम कर देंगे। मार के चले गए। क्या आपने कभी सोचा है कि आई लव मोहम्मद जैसे 3 शब्दों से पूरा देश में बवाल मच सकता है? क्या प्यार जताना अपराध हो सकता है? क्या भारत में धार्मिक आजादी सिर्फ किताबों में लिखी हुई बात है या हकीकत में भी लागू होती है? क्या एक साधारण बैनर से सड़कें खून से लाल हो सकती हैं? दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विवाद की जो सितंबर 2025 में शुरू हुआ और पूरे देश में फैल गया। ये कहानी है भक्ति की, विरोध की, पुलिस की कार्रवाई की और राजनीति की। सुनिए ध्यान से, क्योंकि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारा समाज कहां जा रहा है। 4 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में ईद ए मिलाद उन नबी का जुलूस निकला। ये वो पर्व है जब मुसलमान पैगंबर मोहम्मद की जन्मदिन मनाते हैं। पर जुलूस के रास्ते पर एक लाइट बोर्ड लगाया गया था जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। ये बोर्ड रावतपुर पुलिस स्टेशन के इलाके में सैयद नगर की जफर वाली गली के सामने था। स्थानीय हिंदू समूहों ने इसे नई परंपरा बताकर विरोध किया और कहा कि ये जानबूझकर उकसावा है। क्या ये सिर्फ एक बैनर था या इससे ज्यादा कुछ? पुलिस ने 4 सितंबर को 24 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, क्योंकि बैनर बिना अनुमति के लगाया गया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या आई लव राम या आई लव महादेव जैसे बैनरों पर भी इतना हंगामा होता? नहीं ना, तो ये भेदभाव क्यों? अब देखिए, ये विवाद कानपुर से निकलकर पूरे उत्तर प्रदेश और देश में फैल गया। उन्नाव में भी इसी तरह का जुलूस रोका गया जहां आई लव मोहम्मद का नारा लगाया जा रहा था। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पत्थरबाजी, लाठीचार्ज, गिरफ्तारियां, सब कुछ हुआ। फिर काशीपुर उत्तराखंड में 22 सितंबर को अनधिकृत जुलूस निकाला गया। पुलिस का कहना है कि 400 से 500 लोगों ने हमला किया, गाड़ियां तोड़ी, लेकिन समुदाय के लोग कहते हैं कि ये शांतिपूर्ण था। पुलिस ने बच्चों को परेशान किया तो हिंसा हुई। मतलब अगर अपने धर्म के प्रति कोई जुलूस निकाले तो यह प्रशासन या सरकार है आपको गलत साबित कर आप पर ही एफआईआर कर देंगे। फिर काशीपुर उत्तराखंड में यहाँ 7 गिरफ्तारियां हुई और 500 के खिलाफ एफआईआर। मुंबई में ऑटो रिक्शा पर स्टिकर लगाने पर विवाद।
फतेहपुर में मुस्लिम घरों से पोस्टर हटाए गए, जबकि आई लव योगी जैसे बैनर बिना रोक टोक लगे रहते हैं। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (एपीसीआर) की रिपोर्ट के मुताबिक 24 सितंबर तक देश भर में 21 मामले दर्ज हुए, 1324 मुसलमान आरोपी बनाए गए और 38 गिरफ्तार हुई। अब आते हैं सबसे बड़े हंगामे पर, बरेली की घटना पर। 26 सितंबर 2025 को जुमे की नमाज के बाद कोतवाली इलाके में मस्जिद के बाहर करीब 2000 लोग इकट्ठा हुए। मौलाना तौकीर रजा ने आई लव मोहम्मद पोस्टरों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन इसे रद्द कर दिया। फिर भी लोग आए, नारे लगाए। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पत्थरबाजी शुरू। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़ी, 10 पुलिसकर्मी घायल, कई वाहन क्षतिग्रस्त। अगले दिन 27 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा समेत 8 गिरफ्तार और फिर इंटरनेट 48 घंटे बंद। 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक ड्रोन, रैपिड एक्शन फोर्स सब तैनात कर दिए। क्या ये न्याय है या सजा? अब सुनिए राजनीतिक नेताओं के भाषण जो इस आग में घी डाल रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त चेतावनी दी और कहा, बरेली में मौलाना भूल गए कि राज्य में किसकी सरकार है। हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। फिर कहा कि 2017 से यूपी में कोई कर्फ्यू नहीं लगा, लेकिन दंगाइयों पर सख्ती जरूरी। क्या ये शांति की बात है या धमकी दे रहे हैं? दूसरी तरफ AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर सवाल उठाया। भारत में आई लव मोदी कह सकते हो, लेकिन आई लव मोहम्मद नहीं। अब हद तो ये हो गया कि इस देश में आई लव मोदी बोल सकते बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। अगर लव शब्द है तो समस्या क्या है? मुसलमान की आस्था पैगंबर से प्यार के बिना अधूरी है, तो आई लव मोहम्मद में क्या गलत है? उन्होंने कानून का पालन करने की अपील की, लेकिन सवाल किया कि देश कहां जा रहा है। अगर आई लव मोहम्मद पर कार्रवाई हो सकती है तो आई लव टैरिफ पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? मजाक नहीं कर रहा। और यह आई लव टैरिफ जो कहा वह खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। That's the most important word. Other than the word tariff, I love tariffs. Most beautiful word. But I'm not allowed to say that anymore. So tariff is my favorite word. I love the word tariff. You know, we're becoming rich. अब तो इस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आई लव टैरिफ कहा। बताओ मतलब यहाँ चल क्या रहा है? मुस्लिम समुदाय में गुस्सा है। कई कहते हैं कि ये इस्लामोफोबिया है, संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है जो धर्म की स्वतंत्रता देता है। सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद पोस्ट की बाढ़ और एकजुटता दिखाई, लेकिन हिंदू समर्थक कहते हैं कि ये उकसावा है, सरकार को पटरी से उतारने की साजिश है। तो हिंदुओं ने जवाब में आई लव राम, आई लव महादेव, आई लव योगी जैसे कैंपेन शुरू कर दिया। ये प्रेम की लड़ाई बन गई। मीडिया में कुछ इसे मुसलमानों की हिंसा बताते हैं। और अभी अक्टूबर 2025 तक स्थिति क्या है? बरेली में हाई अलर्ट, जुमे की नमाज से पहले भारी पुलिस, दशहरा और दुर्गा पूजा के चलते हाई अलर्ट। सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों से अपीलें हुई। दोस्तों, ये विवाद सिर्फ बैनर का नहीं, बल्कि धार्मिक समानता, अभिव्यक्ति की आजादी और राज्य की भूमिका का है। क्या आई लव मोहम्मद कहना अपराध है? नहीं। अगर हम प्यार जताने पर लड़ेंगे तो शांति कहां से आएगी? इस वीडियो का मैसेज ये देना चाहता हूं कि बातचीत जरूरी है, नफरत नहीं। और ऐसे ही हमें तोड़ेंगे, क्योंकि इंडिया एक डिक्टेटरशिप तानाशाह की ओर बढ़ रहा है। वो कैसे? वो ऐसे कि कोई आई लव मोहम्मद जैसे चीजें कहे तो उसे जेल पहुंचा देंगे। यानी यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच जाए तेल लेने, लेकिन अगर कोई गाली दे, भड़काऊ भाषण दे तो उसे गुड, उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर साबित करके संविधान का गला घोट देंगे, यानी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसे जेल नहीं होगी। लेकिन कोई अपने धर्म के प्रति लव और पीस की बात करे, यानी आई लव मोहम्मद कहे तो जेल हो जाएगी। यह क्या हो रहा है देश में? मतलब यहाँ सरकार की दादागिरी देख रहे हो दोस्तों। अगर कोई वोट चोरी जैसे सही मुद्दे पर बात करे तो उस मुद्दे को छोड़कर फालतू चीजों पर ज्यादा बात करेंगे, ताकि सही आवाज बंद हो जाए और इन नेताओं की कुर्सी पर कोई आंच न आए। और इतना ही नहीं, अपने हक के लिए आवाज उठाने वाले लद्दाख के सनम वांचू जैसे इंसान को भी जेल पहुंचा देंगे, एंटी नेशनल साबित करके। अगर आप आवाज उठाओगे, अगर इनकी कुर्सी पर आंच डालोगे, तो एक बात समझ लो हिंदू और मुस्लिम भाइयों, दोनों ये कान खोल के सुन लो कि ये हिंदू भाइयों मुस्लिम आपका दुश्मन नहीं है, और मुस्लिम भाइयों हिंदू आपका दुश्मन नहीं है। सही में अगर कोई दुश्मन है तो वो सत्ता के लालची आपका दुश्मन है, ये गोदी मीडिया आपका दुश्मन है, और हर वो शख्स आपका दुश्मन है, आपका शैतान, जो आपस में हम हिंदू और मुसलमानों को लड़वाते हैं और लड़वाते आ रहे हैं। ये गोदी मीडिया कुछ पैसे कमाने के लिए लोगों को इस हद तक ब्रेन वॉश करेंगे, भड़काएंगे सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए, सिर्फ पैसे छापने के लिए। और विजय थालापाठे जैसे साउथ एक्टर के जैसे रैली में एक ढंग से सरकारी व्यवस्था नहीं कर सकते लोगों की सेफ्टी के लिए, नहीं तो लोग ऐसे भीड़ में नहीं दब के नहीं मरते। और वो कौन लोग मरे? गरीब लोग। इन सभी बात की चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि यही सत्ता के चाटुकार बन गए हैं।
एसएससी एग्जाम कंडक्ट ढंग से नहीं कर सकते। 500 से 1000 किलोमीटर दूर सेंटर पड़ता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये जंगल लग रहा होगा, पर जंगल नहीं है। सच्चाई तो ये है, ये एसएससी का एग्जाम सेंटर है। ये देखिए, प्रयागराज से हम 300 किलोमीटर दूर एसएससी का पेपर देने आए थे। खेत के बीचों बीच सेंटर किसी का मकान था, उसको ये लोग सेंटर बना दिए हैं। बिल्कुल वहाँ से स्टेशन से 7-8 किलोमीटर की दूरी ये सेंटर था, जहाँ से कोई ऑटो कोई साधन नहीं। और अगर कोई इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करे तो ले उसी पर लाठी। गलत मारा जा रहा है सर, गलत मारा जा रहा है सर। जो टीचर्स अपनी बात रखने आए थे तुमको उठा करके ले जाएगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने। 3 लाख करोड़ का घोटाला है। इसी सेंटर पे 3 दिन से ऐसा ही चल रहा है। जब तक हमारे साथी टीचर्स नहीं आ जाएंगे, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। सरकार बदलनी पड़े, सरकार बदल देंगे। पहलगाम अटैक के बाद भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं रखवा सकते। और इतना ही नहीं, अगर आप सच बोलोगे तो आपको नाली के टंकी के नीचे आपको दबा के मार डालेंगे, तो कहीं आपको नदी के किनारे मार के लाभ फेंक देंगे। ये है छत्तीसगढ़ के मुकेश चंद्रकर जी और ये हैं उत्तराखंड के राजीव प्रताप जी। दोनों ही पत्रकार थे। जी, थे का क्या मतलब है? थे कहने का मतलब अब नहीं रहे, खत्म हो गए। क्यों सर, क्या हुआ? बीमारी थी, बीमारी के चलते देहांत हो गया। सर जी, कौन सी बीमारी थी? अरे भाई, सच बोलने की बीमारी थी। इतना बड़ा कीड़ा था इन लोगों को सच बोलने का। उस कीड़े ने इनका पुण्य का घड़ा भर दिया। वो घड़ा फूट गया, मर के चले गए। एक सीमेंट की टंकी में पैक मिला और एक नदी में 10 दिन का सड़ी हुई लाश के रूप में निकाला गया। उत्तराखंड में पेपर लीक हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठा रहा था। सच बोलोगे तो ऐसे ही तो मरे मिलोगे। जिस देश का प्रधानमंत्री मन से खड़े होकर झूठ बोलता है, उस देश का कोई नागरिक अगर सच बोलेगा तो उसको ऊपर का यमराज नहीं, नीचे के गुंडे मवाली वही यमराज का काम कर देंगे, मार के चले गए। इन सभी पर गोदी मीडिया चिल्ला चिल्लाकर सरकार से सवाल ज्यादा पूछने की औकात नहीं है। कभी एरोप्लेन क्रैश हो जाता है, कभी रेलवे एक्सीडेंट हो जाता है, तो कहीं कुछ और। तो ये इन सभी मुद्दों पर बात नहीं होगी, क्योंकि आपको ये गोदी मीडिया ग्वार और बेवकूफ समझती है। क्योंकि ये गोदी मीडिया खुद महान अनपढ़ और अंधभक्त है। और अनपढ़ लोग बिना कुछ सोचे समझे जो कोई भी कुछ कह रहा है वह उसी की बातों पर चल देते हैं। और इसकी जाँच आप इस तरह कर सकते हैं। किसी को ये पता है कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, कैसे लगता है? चलो तुम बताओ। सर, आकाश में चंद्रमा धरती का चक्कर लगाता है और धरती सूर्य का। ये गलत बोल रहा है सर। धरती सूर्य का चक्कर कैसे लगा सकती है? धरती तो शेषनाग के सर पर विराजमान है। अरे चुप रह राहु, नहीं तो मुझे ही ग्रहण लग जाएगा। अरे इतना जल्दी कैसे आ गए? तबीयत तो ठीक है? हम स्कूल नहीं जाएंगे, मास्टर लोग पगला गया है। कौन मास्टर? सबके सब। हाँ, हम पागल, सबके सब मास्टर पागल, एक तुम ही हो जो समझदार हो। सही कह रहा हूँ। पंडित जी की कहानी सुनाई थी राहु केतु वाली, हमको जोर से टपक दिया और कह रहा था कि धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस कारण सूर्य ग्रहण लगता है। और तो और कह रहा था कि धरती आकाश में लटका हुआ है। बता, कोई चीज आकाश में कैसे लटकी रह सकती है? ये देख, चप्पल तो नीचे गिर गई ना, ये तो नहीं लटका रहा आकाश में। और वो उधर किसी स्नान के माथे पर धरती विराजमान है। वो तो दिखा है, पर मास्टर जी गलत थोड़ी ना पढ़ाएंगे। पकलोर है सबके सब, कुछ नहीं आता उनको। और हाँ, वो जो आज बड़का अफसर आया था ना, वो तो पूरा पागल था। बोल रहा था कि आदमी का जन्म बंदर से हुआ है। ये देखो, कोई अकल वाला आदमी ऐसे बात कर सकता है क्या? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अब आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि कुछ लोग आग में घी डालने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम विवाद हो और एजुकेशन, जॉब्स, महंगाई, बेरोजगारी पर सवाल करना लोग बंद हो जाए, क्योंकि इन सभी को इनकी कोई इंटरेस्ट नहीं। और मैं सभी मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि ये गोदी मीडिया वाले मुसलमानों को बदनाम करने पे जी जान लगा देगा, क्योंकि यूट्यूब पर चाहते हैं नफरत फैलाकर कंटेंट बनाकर पैसे छापने की, ताकि हम पैसे कमा ले और गरीब गरीब रहे और गरीब को आपस में ही लड़वाकर मार डालें। You haven't lived the life of the student. I have not lived the life of a student. भैया ये तो मत बताइए भाई, ये आप बस माफ कर दीजिए। डोंट गिव मी दैट लेक्चर। आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ और आपसे ज्यादा अच्छे कॉलेज में रहा हूँ और आपसे अच्छे नंबर मेरे को मिले हैं। आपसे अच्छा पढ़ा लिखा हूँ मैं। तो आप इन सभी बात को समझे। और सभी धर्म के लोगों से एक आखिरी बात कहना चाहूंगा कि हमें टॉलरेंस नहीं, एक्सेप्टेंस चाहिए। हमें एक दूसरों के धर्म और पर्व की सम्मान करें। अगर हम आपस के धर्म और पर्व को सम्मान नहीं करेंगे तो यही नेता हमें मूर्ख बनाएंगे और आपस में लड़वाते आते रहेंगे। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया और अब भी कुछ धर्म के ठेकेदार है, वो कहते हैं हम हिंदू राष्ट्रीय बनाएंगे। उनसे सही से हिंदू नहीं बना जाता, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं हम। केवल भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए है।
हमें हिंदू राष्ट्र नहीं है, हमें मुस्लिम राष्ट्र भी नहीं, हमें एक सेक्युलर राष्ट्र बनाना है, एक सेक्युलर नेशन बनाना है, हमें एक लोकतंत्र देश बना के रखना है। और ये कैसे बनेगा? जरा खुद अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या ऐसे बनेगा? एक दूसरे की तकलीफ देकर। एक बात समझ लीजिए, यह जितने भी बवाल होते हैं राजनीति के लिए होते हैं। ये राजनीति में बैठे लोग ही ये सब करते हैं, उनके कर्मचारी, उनके चाटुकार ही नफरत फैलाते हैं और दिक्कत होती है आम आदमी को। एक बात समझ लीजिए, जब तक हिंदू मुस्लिम होगा ना हिंदू सही से खुश होगा, ना मुसलमान सही से खुश होगा, तो वह लोग जो ये नफरत फैलाना चाहते हैं, जो सत्ता पर कोई आंच न आए, सत्ता की कुर्सी न छिन जाए। क्योंकि अगर आप सरकार से सवाल पूछोगे गरीबी, महंगाई, एजुकेशन पर और वो मांगे पूरी नहीं कर पाए तो उनकी कुर्सी छीन न जाए, इस बात का डर है। इसीलिए इन सभी बात का ध्यान हटाने के लिए आपको डराया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है कि मुसलमान खतरे में है। उन लोगों का यही सिर्फ खतरा है। ये कभी नहीं कहेंगे कि देश खतरे में लोकतंत्र खतरे में है, एग्जाम में पेपर लीक हो जाए तो स्टूडेंट खतरे में है, ये सब नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको आपकी परवाह नहीं, परवाह है तो अपनी कुर्सी की। 12th फेल मूवी ने क्या कहा था? और ये जो व्यवस्था है ये कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा चलती रहेगी। क्योंकि मैम कोई इसे बदलना ही नहीं चाहता, जिसके पास पावर है वो पावर को भी छोड़ना ही नहीं चाहता। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं की बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि आप पढ़िए, कि अगर आप अनपढ़ रहेंगे ना तो कोई भी आपको बेवकूफ बनाकर चला जाएगा और आप उसे सच मान लेंगे। भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ नाक में दम कर दिया था, तो भगत सिंह ने क्या कहा था, जरा ध्यान से सुनिए। आज आपका जन्मदिन है, जन्मदिन मुबारक हो भगत सिंह। ओए थैंक यू यारा, कैसा है तू? और हमारा देश कैसा है? वैसा ही जैसा आप छोड़ के गए थे। यानी कि हम अभी भी अंग्रेजों के गुलाम हैं? नहीं, अंग्रेजों से तो हमें 1947 में ही आजादी मिल गई थी। अच्छा, तो अब तो हमारे अपने लोग देश चलाते होंगे ना? हाँ, तब तो देश काफी आगे बढ़ गया होगा। जब हमारे अपने लोग देश चला रहे हैं तो गरीबी और भ्रष्टाचार का तो नाम ही नहीं होगा। सबको बराबर हक दिया जाता होगा, किसानों और मजदूरों का अच्छा ध्यान रखा जाता होगा ना? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो कैसा है बताना मुझे। कैसे हमारे अपने नेता, हमारे आजाद भारत के नेता, 100 साल हो गए मुझे गए हुए, बताना। हमारे अपने नेता वो तो अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। आने वाली 7 पीढ़ियों को नहीं बल्कि 700 पीढ़ियों को ना कमा कर खाना पड़े, उस चीज के इंतजाम में लगे हुए हैं। तो तुम लोग क्या कर रहे हो और हमारे देश का युवा क्या कर रहा है? हम लोग तो इंस्टाग्राम पर रील्स देखने में बिजी हैं। यानी कि हमारी कुर्बानी का देश के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा। देश के लोगों में कोई देशभक्ति नहीं, कोई देश प्रेम नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके लिए और देश के लिए बहुत प्रेम है भारत के लोगों के दिलों में। हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा फहराते हैं, पूरे जोश के साथ भारत माता की जय बोलते हैं और आपकी डीपी भी लगाते हैं। और भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के दौरान तो हमारी देशभक्ति पीक पर होती है। तुम इसे देशभक्ति समझते हो? तो फिर क्या है देशभक्ति? अगर तुम्हारी देशभक्ति समाज को सुधारने में, गरीबों को अच्छी शिक्षा या बराबर का हक नहीं दिलाती तो कोई काम की नहीं है तुम्हारी देशभक्ति। भ्रष्ट नेताओं और सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ, लोगों को एकजुट करो। लेकिन अगर हमने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई या नेताओं से सवाल पूछे तो हमें एंटी नेशनलिस्ट कहा जाएगा या हमें गद्दार करार दे दिया जाएगा। तो डरता है। 23 साल का था मैं जब अंग्रेजों ने मुझे फांसी पर चढ़ा दिया। मुझे तो आतंकवादी कहा गया था। अगर अब नहीं जागे तो ये देश सोता रहेगा। ये सरकारें, ये नेता देश को बेच खाएंगे। इस भ्रष्ट सरकारी तंत्र से लड़ो। देश को क्रांति की जरूरत है। क्रांति यानी कि हमें हथियार उठाने होंगे, बंदूकें उठानी होंगी जैसे आपने उठाई। नहीं, हमारी क्रांति विचारों की थी। जब अंग्रेजी हुकूमत ने हमारी आवाज नहीं सुनी तो हमने और जोर से आवाज लगाई और अपने विचार रखे। और क्रांति केवल सत्ता को बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इस भ्रष्ट अन्यायी तंत्र को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। पर ये होगा कैसे? अपने आसपास से शुरुआत करो। जो भी तुम्हें भ्रष्ट नजर आए उसके खिलाफ आवाज उठाओ, एक्शन लो। तुम्हारे टैक्स का पैसा नेताओं की जेब में जा रहा है, हिसाब मांगो। अपने वोट का सही इस्तेमाल करो, लोगों को जागरूक करो और इस देश को आजाद करवाओ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इसलिए आप नफरत नहीं, प्यार फैलाइए। धर्म हमें कभी गलत नहीं सिखाता। धर्म हमें एक चीज सिखाता है, अगर कोई बुरा भी कहता है तो आप उसे बुरा न समझें, आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। यही सभी धर्म सिखाता है कि आप माफ करना और हमेशा माफ करने वाला बने। क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो ये नफरत फैलाने वाले लोग खुद खतरे में आएंगे। शुक्रिया।